नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीडीपी और पेडागोजी के 60 प्रश्नों की। ये 60 प्रश्न आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है? यह लक्ष्य निर्धारण में सहायक है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। इससे व्यवहार निर्धारित होता है। इससे स्मृति का संवर्धन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। दूसरा कथन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है, लेकिन ये तीनों कथन भी सही हैं। मनोविज्ञान का ये चारों कथन सही हैं, लेकिन इन चारों कथनों में जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक है वो है ऑप्शन दूसरा। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। ये विकास के लिए बाल मनोविज्ञान की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव पड़ता है? समकक्षीय समृद्धि का, घर के वातावरण का, सामाजिक परिस्थिति का या खेल और माहौल का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा। खेल और माहौल का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। घर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और समाज का भी प्रभाव पड़ता है और समकक्षीय लोगों का भी, लेकिन छोटे बच्चों पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो है खेल और माहौल। अगला प्रश्न है, समृद्धि और विकास में आप कैसे विभेद करेंगे? वृद्धि गोचर होती है और विकास अगोचर होता है। दोनों ही गोचर हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। चौथा है बुद्धि, वृद्धि गुणात्मक होती है और विकास मात्रात्मक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होगी और विकास गुणात्मक। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक संवेगात्मक आयाम, नैतिक आयाम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो सामाजिक संवेग आयाम होती है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार अवसादग्रस्त युवक के लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहिए? विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करनी चाहिए, विद्यालय से निष्कासन करना चाहिए, अध्यापकों के द्वारा सामान्य तौर पर परामर्श दिया जाना चाहिए, माता पिता का हस्तक्षेप होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। हमेशा अवसादग्रस्त युवकों को अध्यापकों द्वारा सामान्य तौर पर परामर्श दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूल में किशोर युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? घृणा की, सहानुभूति की, परानुभूति की, सांवेगिक सहयोग की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परानुभूति की। परानुभूति का अर्थ होता है कि हम सामने वाले की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। और सहानुभूति होती है बालकों के लिए, किशोरों के लिए परानुभूति और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सहानुभूति। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्कूल में युवक क्यों कष्ट में हैं? मोबाइल का नशा है, हो सकता है कि उन्हें अपने घर में या विद्यालय से पर्याप्त संवेगात्मक सहयोग नहीं मिल रहा हो। तीसरा, उन्हें मान्यता नहीं मिल रही है। चौथा, हार्मोन असंतुलन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। हो सकता है कि उन्हें अपने घर या विद्यालय से पर्याप्त संवेगात्मक सहयोग नहीं मिल रहा हो। एक चीज़ समझ लीजिए, पेडागोजी में अगर कोई एक ऑप्शन बाकी के तीनों ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है तो 99.99%
उस ऑप्शन के सही होने के चांस होते हैं। ये पेडागोजी का पहला नियम है। आगे जो भी चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, यदि स्कूल में सही समय पर किशोर बालकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। पहला है, वे हठी स्वभाव के हो जाएंगे। उनके असामाजिक तत्व के रूप में परिणत होने की आशंका है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा अनुप्रयुक्त यानी उसका प्रयोग रह जाएगी। वे जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उनकी सकारात्मक ऊर्जा अनुप्रयुक्त रह जाएगी, यानी हम उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या भूमिका हो सकती है। पहला, संस्थाओं को किशोरावस्था की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और तदनुरूप योजना बनानी चाहिए। दूसरा, पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियमित आधार पर व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना बनानी चाहिए। युवकों से बारंबार संवाद स्थापित करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। युवकों की समस्याओं के लिए उनसे बारंबार संवाद स्थापित करने से वो अच्छा भी महसूस करेंगे और उस समस्या से भी बाहर निकल सकते हैं। यानी डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। युवकों से बारंबार संवाद स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, द्विभाषिक प्रवीणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रद्योद्भूत होता है। समाज में अनुकूलन, संज्ञानात्मक विकास, संप्रेषण क्षमता, वैविध्य चिंतन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संप्रेषण क्षमता। अगला प्रश्न है, वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई होती है। दोषपूर्ण पाठचर्या के कारण, बालक द्वारा झटके में कुछ अधिगम के कारण, कक्षा में अध्यापक विधि की अपेक्षा विपथनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं, बालक में अभिप्रेरणा कम हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कक्षा में अध्यापक विधि की, यहाँ अध्यापक नहीं अध्यापन विधि की अपेक्षा विपथनकारी तत्व अधिक प्रबल हो जाते हैं। इससे कक्षा में अभिरुचि बनाए रखना कठिन हो जाता है। विपथनकारी तत्व मतलब जो बच्चों के समझ से बाहर हों, जो बच्चों की रुचि के बाहर हों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है। जागृति उत्पन्न करके, बालक को नैतिक और सांवेगिक सहयोग देकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, चिकित्सीय सहायता के माध्यम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बालक को हम नैतिक और सांवेगिक सहयोग देकर किशोर अपराधों को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, आप बालक में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों को एकीकरण के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के लिए अलग से पीरियड निर्धारित करके, कथा वाचन विधि, व्याख्यान विधि हमेशा नकारात्मक विधि मानी जाती है, इसीलिए व्याख्यान विधि को हम नकारात्मक की श्रेणी में रखेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है तो वो ऑप्शन सही होने के चांस सबसे अधिक होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन ए है, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विद्यालय के नेता को निम्नांकित में से किसे प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी को, कक्षा में अध्यापक की स्वायत्तता को, माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने को,
स्कूल में पुस्तक की दुकान खोलना। इस प्रश्न को सही जवाब ऑप्शन पहला है। प्रत्येक विद्यार्थियों की स्कूल के कार्यक्रम में भागीदारी हो, ये कार्य नेता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। अगला प्रश्न है, कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? कार्यकलाप आधारित शिक्षण से बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, अध्यापक केंद्रित उपागम। अध्यापक केंद्रित उपागम ये भी नकारात्मक की श्रेणी में आता है, आप इसको भी याद रख लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण। जब बच्चा स्वयं से अधिगम करता है तो किसी भी चीज़ में दक्षता पा सकता है, और यहाँ न्यूनतम स्तर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर पहुँचाने के लिए दक्षता आधारित शिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये है NCERT, इसके द्वारा NCF 2005 तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? अध्यापक केंद्रित, हमने आपको अभी बताया था, अध्यापक केंद्रित उपागम नकारात्मक होता है। कक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, योग शिक्षा, बाल केंद्रित उपागम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, बाल केंद्रित अधिगम शिक्षा पर जोर देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और बाल केंद्रित शिक्षा सबसे सकारात्मक शिक्षा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निम्नांकित में से क्या उपबंध किया गया है? 5वीं कक्षा तक कोई प्रगतिरोध नहीं, 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, 8वीं कक्षा तक कोई प्रगतिरोध नहीं, 6ठी कक्षा तक निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, 8वीं कक्षा तक कोई प्रगतिरोध नहीं, यानी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के लिए उपबंध करता है, लेकिन इसको अब बदलने की प्रक्रिया चल रही है, अब बच्चों को फेल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समिति ने स्कूल में निर्विरोध प्रवेश का सुझाव दिया? सार्जेंट समिति ने, हंटर समिति ने, वुड्स डिस्पेच समिति ने, या हारगोट समिति ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, हारटोग समिति ने निर्विरोध प्रवेश का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसी रूप में नई पाठ्यचर्या का विकल्प विहित किया गया है? 3, 5, 3, 3, 4 के रूप में, 10+2+3 के रूप में, 6, 3+2+3 के रूप में, या 5, 3, 4, 4 के रूप में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5, 3, 3, 4 के रूप में, यानी 53, 34 के रूप में, 5, 3, 3, 4 के रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्नांकित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण को, 5वीं कक्षा तक निःशुल्क यूनिफॉर्म को, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने को, संप्रेषण कौशल विकसित करने को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक अनुपात यानी PTA है
छात्र और शिक्षक अनुपात कितना है? 35:1, 25:1, 30:1, 40:1। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक, यानी 35:1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? खेल शिक्षा को बढ़ावा देने पर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर, बोझ रहित अधिगम पर, या प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, खेल शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक, या 2025 तक? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 2025 तक। 2025 के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में, 1948 में, 1958 में, 1964 में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1948 में। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करेगा? अभिभावक, प्रबंधन, विद्यार्थी, अध्यापक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिभावक यानी माता पिता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या पाठ्यचर्या का घटक है? गार्डन, खेल का मैदान, काल कक्ष, या कला कक्ष, या गणित क्लब? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, खेल का मैदान। नई पाठ्यचर्या में खेल का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या की अनिवार्यता विशेषता क्या है? अनिवार्य विशेषता क्या है? चुनौतीपूर्ण है, सार्थक है, बजट है, या श्रव्य दृश्य उपकरणों की गुंजाइश है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अनिवार्य विशेषता है सतर्कता। अगला प्रश्न है, स्कूल विकास योजना का लक्ष्य है? खेल शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल का सर्वांगीण विकास करना, अकादमिक उत्कृष्टता, परिसंपत्तियों का अर्जन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, स्कूल का सर्वांगीकरण। अगला प्रश्न है, स्कूल के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति हो सकता है? स्कूल का प्राचार्य, शारीरिक शिक्षक जो अनुशासन बनाए रखता है, अध्यापक, प्रबंधन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्कूल की प्राचार्य। स्कूल के प्राचार्य स्कूल के अंदर मुख्य व्यक्ति होते हैं जो स्कूल के विकास के लिए तत्पर रहते हैं, और अनुशासन के लिए किया गया कार्य ये नकारात्मक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में आप प्रातःकालीन असेंबली से क्या अपेक्षा करेंगे? बालकों को अनुशासन को बढ़ावा देना, हमने आपको अभी बताया अनुशासन के लिए किया गया कार्य नकारात्मक होता है। विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित होगा, समय तालिका का अंश है, दैनिक कार्यक्रमों में तालमेल बिठाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में इनमें से क्या होना चाहिए? रुचि, एकाग्रता, सहयोग, दृष्टि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दृष्टि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूली प्रणाली में प्रयुक्त नेतृत्व शैली है? सत्तावादी नेतृत्व की, गतिस्थापक नेतृत्व की, रूपांतरणकारी नेतृत्व की, या कोचिंग नेतृत्व की? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, रूपांतरणकारी नेतृत्व की। अगला प्रश्न है, पड़ोस के स्कूल में
युग्मन का क्या प्रभाव है? टूर्नामेंट का आयोजन, सेमिनार आयोजन करना, संसाधनों और ज्ञान का विलयन, वित्त की साझेदारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसाधनों और ज्ञान का विनियमन करना। ये स्कूल युग्मन का लाभ है। अगला प्रश्न है, अधिगम में डिस्प्रैक्सिया से क्या अभिप्रेरित है? ब्लैकबोर्ड देखने की अक्षमता, पेशियों को नियंत्रण में रखने की अक्षमता, अधिगम की अक्षमता, संख्याओं की पहचान की अक्षमता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, अधिगम की अक्षमता। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अर्हंक होने के नियमित न्यूनतम कितना प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूल में नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होगी? व्यावसायिक परामर्शदाता की, प्राचार्य की, माता पिता की, स्कूल नर्स की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, प्राचार्य की प्रमुख भूमिका होगी। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से पूरे मूल्यों का शिक्षण, आवश्यक के पीरियड में प्रयुक्त पाठ्यचर्या, समय भाव के कारण शामिल नहीं हुई पाठ्यचर्या, परीक्षाओं के लिए जोर दी जाने वाली पाठ्यचर्या। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से परे मूल्यों का शिक्षण अप्रकट पाठ्यचर्या होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मुख्यतः किससे संबंध है? ग्रामीण क्षेत्र के बालक से, हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले बालक से, दिव्यांगजन से या अल्पसंख्यक वर्ग से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिव्यांगजन से। अगला प्रश्न है, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में किस तत्व पर बल दिया गया है? निर्गम पर, आदान पर, उपकरण पर, प्रक्रिया पर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, निर्गम पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में दिव्यांगजन की समानता और पूर्ण भागीदारी का उपबंध किया गया है? दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1998, दिव्यांग व्यक्ति 2000। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में विद्यालयों की बड़ी चुनौती क्या है? अधिप्रेरित अभिभावक, मार्गदर्शन प्राप्त करने की अस्वीकृति, स्कूल में व्यावसायिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता, जागरूकता का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, जागरूकता का अभाव। अगला प्रश्न है, अधिगम में डिस्प्रैक्सिया से क्या अभिप्रेरित है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, इसका संबंध अधिगम अक्षमता से है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब है 40%। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के निवारण में विद्यालयों की बड़ी चुनौती क्या है? अधिप्रेरित अभिभावक, मार्गदर्शन प्राप्त करने की अस्वीकृति, स्कूल में व्यावसायिक विशेषज्ञों की अनुपलब्धता, जागरूकता का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, जागरूकता का अभाव। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निवारण में निम्नलिखित में से किसे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए? गैर सरकारी संगठन को, समाज को, गृह को, स्कूल को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समाज को। अगला प्रश्न है,
प्राचार्य को अपने शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से, अध्यापकों की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उनसे नियमित वार्तालाप के माध्यम से, स्वास्थ्य संबंधी कार्यालयों में भाग लेकर, चिकित्सक परामर्श से समय लेकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यापकों की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उनसे नियमित वार्तालाप के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बालक को दिया गया दंड होना चाहिए प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक, आक्रामक, उदाहरणीय। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सुधारात्मक। अगला प्रश्न है, कक्ष में प्रक्षेपण का प्रयोजन है अध्यापक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, अध्यापक और अधिगम में सुधार लाना, अधिगम के स्तरों को मापना, प्रशासनिक अपेक्षाएं पूरा करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय किससे है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, टीचिंग लर्निंग मिशन से, टेक्नोलॉजी लर्निंग मोड से, टीचिंग लर्निंग मिशन से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। अगला प्रश्न है, करके सीखना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? आकलन अधिगम के, रचनात्मक अधिगम के, प्रायोगिक अधिगम के, व्यवहारवादी अधिगम के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रायोगिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रम में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? अध्यापकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित संचालन करके, अध्यापकों को प्रोत्साहन राशि देकर, नियमित पर्यवेक्षक के माध्यम से, कक्ष की बेहतर दशा से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, अध्यापकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित संचालन करके। अगला प्रश्न है, स्कूली बालकों के लिए अधिगम संसाधन समुदाय का एक उदाहरण है? अभिभावक मंच, कर्मचारी मंच, स्थानीय डाकघर, सिनेमा हॉल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, स्थानीय डाकघर। अगला प्रश्न है, कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निम्नलिखित में से किसका संवर्धन होता है? एकांतता का, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का, अधिगम का प्रतिधारण पर, अधिगम में रुचि पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अधिगम में रुचि पर। अगला प्रश्न है, परिवेश निम्नलिखित में से किससे सहसंबंध होता है? व्यवहारवाद से, प्रगतिवाद से, सशक्तवाद से, यथार्थवाद से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे सहचरित है? भावनात्मक क्षेत्र से, संज्ञानात्मक भाव से, मनोगतिज क्षेत्र से, संवेगात्मक क्षेत्र से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, संज्ञानवाद के यह सबसे ज़्यादा परेशान करता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही एग्ज़ाम तक अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।